हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 9th क्लास है हमारी और 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका देख रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आपका बेसिकली अपोहा तंत्र को देख रहे हैं, यानी कि जो हमारा रिवर सिस्टम है। तो कल हमने आपका रिवर सिस्टम के अंतर्गत जो है हमने गंगा और ब्रह्मपुत्रा को पढ़ा कि गंगा का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कैसे आपका अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आपकी मिलकर तब गंगा बनती है, और गंगा का आउटफ्लो कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं और सबसे बड़ी सहायक नदी उसकी कौन सी है। इन सारी चीजों को भी हमने देखा और साथ में हमने ब्रह्मपुत्र नदी को देखा, जिसमें हमने आपका बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से है, आपका तिब्बत के मानसरोवर के पास से है। ठीक, तिब्बत के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी को सांगफो बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, और असम में जैसे प्रवेश करती है हम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में पहुंचकर इसको जमुना कहा जाता है। तो हमने देखा कि स्थानीय नाम के आधार पर अलग अलग इनके नामों से इनको जाना जाता है। तो कल बेसिकली हम इतनी चीजों को इसमें देख चुके थे। हम थ्योरेटिकल जो आपका पोर्शन है उस पर हम लोग आपका बात कर रहे थे, और इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत ही हमने इन सारी चीजों को एक एक करके गौर करके बहुत सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से आपका इन सब में देख लिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देख चुके हैं, और कल हम एक लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन था यहां से कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताओ। तो मैंने कल आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या है? मांजुली। मांजुली द्वीप। ठीक, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया मांजुली द्वीप के बारे में आप लोगों ने। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। देखिए, जब भी आपकी वर्षा होती है तो नदियों में जल स्तर आपका बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ने के कारण वो अपनी नदियों से जो है जो उसका भार है वो भारी भाव में आपका बहना क्या कर देती है, आपका शुरू कर देती है। और भारी भाव में बहने की से ही हमको बहुत सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देंगी। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत में अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट का निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। कैसी होती है कि उनमें जो आपका सिल्ट की जो आपकी मात्रा है वो आपका बहुत अधिक होती है। निक्षेपण की जो इसमें मात्रा है वो आपका बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी का सतह बढ़ जाता है और यह बार बार अपनी धाराओं का मार्ग क्या करती है, बदलने लगती है। जब इसका सतह बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगी, अलग अलग रूप में बहने लगती है। ठीक, इसको हम देख रहे थे कि कैसे क्या कर रही है, अलग अलग रूप में आपका जो है अलग अलग तरह से ये बेसिकली बहने लगती है। आगे देखिए, फिर इसमें अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद है आपकी प्रायद्वीपीय नदी। क्या है? प्रायद्वीपीय नदी। पैरासुनल इंडिया की जो कुछ रिवर हैं जिनके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे, और उनको हम गौर करके एक एक करके जो है हम इनको बहुत अच्छे से आपका देखने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले एक बार जितना हमने पुराना पढ़ा है उसमें कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए एक बार, चलिए आगे बढ़े। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट करता है। देखिए, जो मुख्य आपका जल विभाजक है अगर हम उसको देखें तो वो कौन है, आपका वेस्टर्न घाट है। क्या नाम है उसका?
वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट जो है इसका प्राइम है, जो क्या करता है, एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है, और ये जो पार्ट है ये है आपका पश्चिमी घाट। ये क्या है, पश्चिमी घाट है ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका पूर्वी घाट। तो आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। क्लियर है? आपने पूर्वी घाट देख लिया और आपने पश्चिमी घाट देख लिया, दोनों को जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में और बहुत सारी चीजें जिनको देखते हैं। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। अब इसमें से देखिए, चाहे आपका महानदी हो, गोदावरी हो, आपका कृष्णा हो, चाहे कावेरी है, ये कहां बहती हैं? सब पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यानी कि आप अगर भारत का मैप बनाओगे तो ये इस तरह से यहां गिरती है, इधर को पूर्व की ओर गिरती है। ठीक, इसलिए हमने इनको क्या बोला कि ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बेसिकली जो अपना आउटफ्लो बनाती हैं वो कहां बनाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहकर आने वाली छोटी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा, तापी दो बड़ी नदियां हैं। कैसा है? नर्मदा, तापी जो हैं दो बड़ी इनमें आपको नदियां जो हैं दिखाई देंगी, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ज्वारनद का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी का अपोहा द्रोणी आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। कह रहे जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो उतना अपोहा, जो उनका द्रोणी है, जो बहने का सिस्टम है, आप ऐसे मान लीजिए बेसिकली अगर मैं पूरा अपोहा तंत्र के सिस्टम को देखूं तो वो इतना बड़ा रूप में मेरे को जो है आपका नहीं दिखाई देगा जितना कि कहां मिलता है? सिंधु नदी का मिला था और गंगा और आपका ब्रह्मपुत्रा का। यानी कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका द्रोणीय क्षेत्र आकार कैसा होता है? तुलनात्मक रूप से हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके मुकाबले छोटा होता है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना था। कैसा होता है? छोटा होता है। बात करते हैं सबसे पहले, इसमें आता है नर्मदा द्रोणी। इसकी नर्मदा नदी पर बात कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी पहले सबसे पहले देखिए उद्गम स्थल कहां है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहां होता है? अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, इनसे हो रहा है। देखिए, गौर करिए, लिखिए। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। और क्या से बहती है? एक भ्रंश घाटी, यानी कि भ्रंश घाटी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी मुख्य दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। कैसे करती है? मुख्य आपका दर्शनीय स्थल जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गोर्ज में बहती है। क्या कहां बहती है? जबलपुर एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां संगमरमर की सैलें हैं जहां क्या करती है? गोर्ज का निर्माण करती है। क्या बनाती है? वहां गोर्ज बनाती है। और यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। कैसे गिरती है? तीव्र ढाल से। वहां कौन सा एक जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन बनता है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। ठीक, तो इतना इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लिख लीजिए। पहला, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। दूसरा इसमें लिख लीजिए, ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, अरब सागर में गिरती है। फिर लिख सकते हैं कि ये आपका भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, और क्या करती है? ये
धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें समांतर समकोण की मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में बहती है। तो बेसिकली ध्यान रखना, नर्मदा नदी का जो आउटफ्लो है वो मध्य प्रदेश और आपका गुजरात में है, और अंततः कहां मिल जाती है? ये अरब सागर में जाकर जो है मिल जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदा नामक एक योजना शुभारंभ की गई है। आप इसकी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब है तापी द्रोणी। क्या है? तापी द्रोणी। अब देखिए, तापी नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में क्या पड़ती है? सतपुड़ा की पहाड़ी पड़ती है, वहां से क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम है। क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम है। कहां? बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत है, और यहां नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी बहती है, और जैसी नर्मदा है वैसे क्या बहती है? तापी भी उसी घाटी के अंतर्गत अपना आउटफ्लो बनाती है, उसी में अपने बहाव क्षेत्र को रखती है। कौन? नर्मदा नदी। क्लियर है? यह आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक, देख लिया। लेकिन इसकी लंबाई कैसी है? बहुत कम है। इसके द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है, यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में ये आपकी बहती है। ये आपको पता होना चाहिए कि तापी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में और महाराष्ट्र में है। जबकि आपने नर्मदा का देखा होगा, नर्मदा आपकी महाराष्ट्र में नहीं बहती बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बहकर अंततः कहां गिर जाती है? कच्छ की खाड़ी के पास, या कच्छ के पास जो है अपना आउटफ्लो बनाती है। देखिए इसको, चलिए, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान में बहुत अधिक सकरा है, यानी कि इसका जो मैदान है जो बनाती है बहुत संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, कौन सी है? साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार। ठीक, ये कहां कहां बहती है? इन राज्यों के आपको नाम बताना। तो साबरमती तो गुजरात में बहती है, ठीक, माही भी उसके आसपास होनी चाहिए। अब भारतपुंजा आपको खुद देखना है। पेरियार कहां बहती है? आप देखिए, एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो उसी से आप इसका आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, देख लिया। अब इसके बाद बात करेंगे हम सीधा गोदावरी द्रोणी की। गोदावरी प्रायद्वीप की नदी है। कौन सी है? पेनिसुलर इंडिया की नदी है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ठीक, पश्चिमी घाटों की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? आपका 1500 किलोमीटर है। कैसी है? 1500। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदी में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी कि प्रायद्वीप की अगर आप नदियां देखोगे तो सबसे लंबाई अगर किसी की है तो इसी नदी की मिलेगी। कितना? 1500। जबकि नर्मदा कितनी बह रही थी? 1300 किलोमीटर। और गोदावरी कितनी बहती है? 1500।
देख लिया। चलिए, इसके द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में, बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गोदावरी नदी जो है आपका सबसे लंबी नदी है। देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है आपका, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका त्रियंबकम, क्लियर है? तो वहीं है आपका त्रियंबकम, आपका पठार, और वहां से ही निकलती है गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, परनीता, माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। कौन सी? माजरा, पेनगंगा, पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा कौन हो गई? गोदावरी नदी। ध्यान रखना, अगर दक्षिण की गंगा की बात पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तो आप क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे कि दक्षिण की गंगा जो है आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक, किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं क्या? कि ये दक्षिण की गंगा है। क्लियर है? ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, ध्यान रखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, कुछ लिखना हो तो। लिखना चाहेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, 1500 किलोमीटर का आउटफ्लो बनाती है। ठीक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियों के नाम लिखेंगे, पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, माजरा, पेनगंगा, और इसी को किस नाम जानते हैं? दक्षिण की गंगा। अब बात करेंगे इसमें महानदी द्रोणी यानी कि महानदी की। देखिए, तो ध्यान रखना है, जो महानदी है, इस महानदी का उद्गम क्षेत्र कहां से है? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि यानी कि छत्तीसगढ़ पठार से ये बहती है, उड़ीसा राज्य में बहती है, ध्यान रखना। और कहां मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, लंबाई है 860 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, 4 राज्यों में ये अपना आउटफ्लो बनाती है। कौन? महानदी। ठीक, कितने राज्यों में? 4 राज्यों। देख लें। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अब है कृष्णा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक, 1400 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटपिरवा, मूसी, भीमा कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में तक फैली हुई है। देखिए, चलिए अगली देखिए, अगली नदी है आपकी कावेरी द्रोणी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहां है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक, तमिलनाडु के आपका कोडूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 760 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी है अमरावती, भिवानी, हेमवती, कंबनी, और द्रोणा जो ये बहने का आउटफ्लो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, इन राज्यों में आपका बहती है। देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक,
चलिए इसको नोट करिए, लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ चलते हैं। हो गया बच्चों आपका कंप्लीट, आगे बढ़ जाएं। शिव समुद्रम जलप्रपात के विषय में आपने देख लिया, कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक। कहां पर कावेरी नदी का आउटफ्लो है आप ये भी देख चुके हैं कि आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में क्या करती है, ये नदी अपना आउटफ्लो बना रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहां पर है? अब ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। क्या न्याग्रा जलप्रपात है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर हो गया, बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा नदी, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आप एटलस में इन नदियों को देख सकते हैं। आइए पहले जितना हमने जिन नदियों के विषय में पढ़ा है उनको थोड़ा आपका मानचित्र में हम लोग आपका देख लेते हैं कि भाई कहां पर है ये। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपका नर्मदा नदी की, तो ये रही नर्मदा नदी, ठीक। ये रही तापी और ये रही गोदावरी नदी, ठीक। ये रही महानदी, दिखाई दे रहा है क्या है, महानदी। और महानदी के बाद देखिए ये है कृष्णा नदी, ठीक। यही है आपका तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। यह है कोल्लूर झील, यह है पुलिकट झील, ठीक है। देख लीजिए यही पढ़े थे ना, पेनगंगा, ठीक है ना, देख लीजिए। बल्कि मैं एक बार पूरा क्लीन कर देता हूं, आप इसे अपने हिसाब से देखकर अगर आप मैप में आउटफ्लो करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो आप बच्चों कर सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, पेनगंगा, निजाम सागर, कृष्णा अर्जुन सागर, इनको देखिए। देख लिया। अब थोड़ी नीचे की नदियों को देख लीजिए। तुंगभद्रा, कृष्णा, यह है वेम्बनाथ झील, यह है पुलिकट, यह कोल्लेरू। अभी और झील आपको देखने के लिए मिलेगी। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाएं। आइए झीलों के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, यानी कि कश्मीर में एक झील मिलती है जिसका नाम है, बहुत फेमस है, डल झील, ठीक। नाव वाले घरों तथा शिकार से पता लगाओ और उनके परिचित करें कि क्या है उनका, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार अन्य झील वाले स्थान भी होंगे तथा नौकाएं तैराकी और जल खेल का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल, दूसरे पर्यटक स्थानों पर झील नहीं होती तब क्या उतना ही आकर्षण करते जितना आज करते हैं। कह रहे कि अगर आपके कश्मीर में झील ना होती, नैनीताल में झील ना होती, तो जितना आज आकर्षण का पॉइंट बना हुआ है, क्या उतना आकर्षण का पॉइंट जो है आपका बना रहता? बताइए आप मुझे। नहीं ना। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षक करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों ने भी झीलों के महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह वाले गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। कह रहे जहां पृथ्वी में गर्त में यानी कि जो गड्ढे होते हैं
जिन गड्ढों में जल जमा हो जाता है उसे आपका झील कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आपका झील कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। तो आपको पता हो गया होगा कि झील क्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, झील क्या है यह आपको बहुत स्पष्ट जो है आपको हो गया होगा। ठीक है, बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है। जैसे जिसका झील का आकार बड़ा होता है हम उसको समुद्र कह देते हैं। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। असल में कैस्पियन सागर है या मृत सागर है, ये सब क्या है? आपकी झील है, और देखने में ये बहुत बड़ी हैं, समुद्र जैसी लगती हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? इनको मेरे प्यारे बच्चों, इनको सागर कह दिया गया। ठीक, अब आप देखिए कैस्पियन और मृत सागर और अरल सागर का नाम लिख लीजिए और इनको ढूंढिए। देखिए भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे के आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी इकट्ठा करती हैं। अंतर्देशीय प्रवाह को अर्ध शुष्क क्षेत्र को द्रोणी वाली झीलें कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके फलस्वरूप जबकि हम अन्य झीलों में वायु, नदी, इन सब के निर्माण होते हैं। ठीक, एक विसर्व नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। सलपट और तथा बाढ़ रोधक तटिया लैगून का निर्माण करती हैं। चिल्का, पुलिकट, कोल्लेरू झीलें अंतर्देशीय भागों में हैं। ठीक, और बाली झीलें कभी कभी मौसमिक होती है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवणीय झील है। ठीक, इसका जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। किसका? सांभर वाली झील का। अब एक झील का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। यह झील है लोकटक झील। लोकटक झील कहां पड़ती है? मणिपुर में है लोकटक झील। इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ना बड़ा रोमांचिक है। ठीक, और आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सारी जो भी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, आपका नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ठीक, इनके विषय में जरूर पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।